everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग रिकॉल करने वाले हैं सॉल्यूशंस चैप्टर को, इन विच हम लोग PYQs डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो विद एवरी क्वेश्चन हम लोग पॉसिबिलिटी ऑफ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड और क्या पूछ सकते हैं, मतलब और कहाँ हमें फंसा सकते हैं जो हमें नहीं फंसना है। तो विद एवरी क्वेश्चन हम कुछ नया भी सीखेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि कैसे लग रही है ये पूरी सीरीज। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, शुरू करें फिर, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। देखो इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है। अब इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस किसकी होती है? जिनमें वॉल्यूम होता है, जिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अपन लोग को वॉल्यूम दिख जाए वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऐसे सोचना, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम दिख गया, बढ़िया, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो मोलारिटी जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इतना। सबसे पहली चीज, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री में हर चैप्टर की रिवीजन में बता रही हूँ कि फिजिकल केम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट्स का खेल होता है। अगर अपन लोग को यूनिट्स का खेल समझ आ गया तो हम लोग आधे क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। मोलैरिटी होता है मोल्स पर लीटर में होता है, और ये दी है ग्राम पर सीसी में। सीसी माने क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर है इसको मैं लीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है, आराम से डेफिनेशन से चलते हैं। एक ml या सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1.17 ग्राम HCl है, मतलब इतनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड HCl में इतना ग्राम्स है, ठीक। तो 1000 ml में कितना होगा? 1.17 इंटू 1000 ग्राम्स, दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई किया, बहुत बढ़िया। 1000 ml को मैं 1 लीटर बोल सकती हूँ। 1 लीटर में कितना हो गया? 1170, राइट। इतने ग्राम्स ऑफ HCl है। अब ये मास है, मैं मोल्स निकाल सकती हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका? 36.5 ग्राम पर मोल। ये ग्राम में है। यूनिट्स के साथ हमेशा सॉल्व किया करो ताकि जो चीज़ें सॉल्व होनी होती है वो हो जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 32.05 मोल। इतने मोल्स आ गए किसमें? 1 लीटर में। यही तो मोलारिटी होता है। तो मोलारिटी आ गई 32.05। अब ध्यान से समझना, लिक्विड HCl दिया है, डेंसिटी दी है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जिसमें मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन दिया है और डेंसिटी दिया तो मोलारिटी पूछ लिया, मोलारिटी और डेंसिटी दिया तो मोलालिटी पूछ ली। ये वो वाला नहीं है। इसमें बस लिक्विड HCl की बात हो रही है और उसी के बारे में पूरी कॉन्वर्जेशन है, उसी से रिलेटेड बातें हैं। तो ये 2 तरह के सवाल बनते हैं जो बहुत अलग अलग है, ठीक है। उस तरह के भी तुमने अटेम्प्ट करे हुए, ये भी। अब बात करते हैं इस तरह के सवाल में। 1 मोलर 2.5 लीटर NaOH सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद इतना NaOH सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट बात, एक सोल्यूशन दूसरा सोल्यूशन, जब भी इनकी मिक्सिंग होगी तो हमेशा ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा। और यार अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या चीज़ों की मोल्स पे कुछ फर्क पड़ता है? सोचो एक बार, अगर मैंने वॉल्यूम चेंज किया सोल्यूशन का, ठीक है, मान लो मैंने 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन लिया और फिर मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया 1000 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम, तो क्या HCl के मोल्स पे फर्क पड़ेगा? नहीं ना। मैंने HCl तो नहीं बढ़ाया घटाया, तो उसके मोल्स पे फर्क नहीं पड़ रहा है। पर फर्क किस पे पड़ रहा है फिर? मोलैरिटी पे। नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट मोलैरिटी पे अच्छा खासा फर्क पड़ता है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है। नंबर ऑफ मोल्स उतना ही है अपॉन वॉल्यूम, ये चेंज हो रही है, तो मोलैरिटी बदलती है। स्टेटमेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ऑन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, कुछ भी बना सकता है वो स्टेटमेंट्स। मतलब उसने सोचो तो मैं पूछ लिया, इस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट करते हैं, पहले सुनते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। 0.1 मोलर 100 ml HCl था, उसको डाइल्यूट कर दिया 1000 ml में, तो क्या क्या चेंज होगा? मोलैरिटी चेंज होगी, मोल्स चेंज नहीं होंगे। तो
तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि असर्शन है ऑन डाइल्यूटिंग अ सोल्यूशन ऑफ aqueous HCl, the number of moles of HCl change. सही स्टेटमेंट है, गलत है? बिल्कुल गलत है. मोलैरिटी ऑफ HCl changes. Yes, the molarity of solution will change because the volume has changed. Molarity is number of moles of solute upon volume of solution in liters. ये बदला, ये सेम रहा, तो ये भी बदलेगा ना. अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, अगर आप वॉल्यूम घटाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है. तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब लेस सॉल्वेंट, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा, आप डाइल्यूट करते जा रहे हो उसको. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. और उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. इसमें वो कह रहा है दो चीज़ों को मिक्स किया. बिल्कुल नहीं डरना है. दो चीज़ों को मिक्स किया. अपन लोग को पता है कि फाइनल जो है वॉल्यूम चेंज हो रही है, कोई बात नहीं. क्या मैं इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकती हूँ? और क्या मैं, और मतलब हिंदी वाला, इस सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकती हूँ? यस है तुम्हारा आंसर दोनों केसेस में. हाँ, मोल्स निकाल सकते हैं मैम, मोलारिटी दी है, वॉल्यूम दिया, बढ़िया, मोल्स निकाल लो. तो निकाल लो. तो टोटल मोल्स आ जाएंगे, दोनों ही NaOH है. तो टोटल मोल्स ऑफ NaOH आ जाएंगे. अभी निकालते हैं. आ जाएंगे जी टोटल मोल्स. टोटल मोल्स आ जाएंगे. टोटल वॉल्यूम अपने पास है क्या? दो चीज़ें मिक्स हुई है, ये इतने लीटर था, ये इतने लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? दिस प्लस दिस, 2.5 प्लस 3, 5.5. तो टोटल वॉल्यूम भी अपने पास है. टोटल मोल्स है, टोटल वॉल्यूम है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन आ गई. ठीक है, तो इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? अपन लोग को क्या पता है? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम. जब तुम M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर रहे होते हो, तब तुम इक्वेट क्या कर रहे होते हो? मोल्स. जब डाइल्यूशन करते हो किसी चीज़ की और लिखते हो कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो तुमने रटा हुआ है ना M1V1 इज इक्वल टू M2V2. क्या इक्वेट कर रहे हो? मोल्स. क्यों इक्वेट कर रहे हो? क्योंकि मोल्स चेंज नहीं हुए. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई. तो उसी चीज़ को यहाँ पे देखते हैं. तो पहले केस में M1V1 लिख लें. इसकी मोलारिटी दी है बच्चा 1 मोलर और 2.5 लीटर है ये, तो 2.5 मोल्स आ गए. मोलारिटी मोल पर लीटर में थी, वॉल्यूम लीटर में थी. M2V2 से सेकेंड मोल्स N2 आ गए. N1 या था, N2 ये है, जो कितना आएगा? मोलारिटी है 0.5 और वॉल्यूम है इतना, तो ये आ जाएगा 1.5 मोल्स. टोटल मोल्स निकाल लें फटाफट. टोटल मोल्स आ जाएगा 2.5 प्लस 1.5, 10, 2 2 4, 4 मोल्स आ गए. टोटल वॉल्यूम कितनी आ गई? 2.5 प्लस 3 विच इज 5.5 लीटर. चलो जी, तो नई मोलारिटी पूछी है उसने. मोलारिटी इज इक्वल टू ओवरऑल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम. इसको सॉल्व वॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.73 मोलर. गेम समझ आई? दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे कुछ नया भी हम सीखेंगे. यहाँ पे दिया है 25.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक इतना सोल्यूशन. बहुत बढ़िया. अपने को इसका मास दिया है, अपने को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है. इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, पूरा टूट रहा है. वो कह रहा है मैंने सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाया और मैं कह रहा हूँ कि वो पूरा टूट रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन है. ठीक है जी, कंप्लीट डिसोसिएशन है. आगे उसकी बात सुन लेते हैं. If sodium carbonate dissociates completely, molar concentration of sodium ion and carbonate ion respectively. Molarity of ions पूछा है. Why am I saying it's an important question? मैम ये तो relatively simple question है. हमने ऐसे questions बहुत attempt करे हैं और हमें simple लगता है. Yes. इसमें ना एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी जो आपको नॉर्मेलिटी मोलारिटी में बहुत काम आने वाली है. उसके बारे में डिस्कशन करें थोड़ा सा. देखो यार, पॉइंट ये है छोटा सा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैं निकाल सकती हूँ, इसकी मोलारिटी आ जाएगी. अब जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं ना, उसी में मोलारिटी बढ़ती है. क्यों? मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. पूरे डब्बे में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सबके लिए सेम है, कोई सी भी आयन हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सबके लिए सेम है. तो मोलारिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स.
जिस रेशो में मोल्स बटेंगे उसी में मोलारिटी बटेगा। और हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को मोलर रेशो मानते हैं, मतलब अगर ये 1 मोल टूटता तो ये 2 मोल बनता, ये 1 मोल बनता। एग्जैक्टली वैसे ही अगर ये 1 मोलर टूटता तो ये 2 मोलर बनता और ये 1 मोलर बनता। ऐसा होता। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी तरीके से हमें जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की गेम पता होती है तो मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ते आ रहे हैं, फिर तो हमें खिलवा लो, फिर तो हम खेल लेंगे। तो अगर मैं इसकी मोलारिटी जान गई तो मैं आयंस की निकाल सकती हूँ। इसकी निकालें फटाफट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई सोडियम कार्बोनेट के, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आ जाएगा 25.3 अपॉन 106 ग्राम्स ग्राम पर मोल। विद यूनिट्स खेला करो, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसके मोल्स आ गए इतने। अब कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया इसके जितने भी मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। एक सेकेंड, टोटल वॉल्यूम ml में है, लीटर में कन्वर्ट होना है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कट जाएगा लीटर, सॉरी ml अपॉन लीटर, ये कट जाएगा। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो ये काट कूट के ये से कटेगा, ये 25 फोर ज़ा, ये आएगा 0.955 मोलर के आसपास। तो अब देखिए अगर ये 0.955 मोलर है ये सोडियम कार्बोनेट, तो जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी में मोलारिटी बढ़ती है। तो अगर ये 1 मोलर होता तो ये 2 मोलर होता। ये 0.955 है, तो सोडियम आयंस की मोलारिटी कितनी हो गई? सोडियम आयंस की मोलारिटी हो गई 0.955 इंटू 2 मोलर। और कार्बोनेट आयंस की मोलारिटी कितनी हो गई मेरे बच्चों? 0.955 मोलर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। परफेक्ट। इंपॉर्टेंट चीज, इससे एक और क्वेश्चन निकालते हैं। अब अगर इसमें नॉर्मेलिटी पूछ लिया होता, अब क्या नॉर्मेलिटी का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से कुछ लेना देना है? नहीं। अगर वो चीज टूटती है ना तो इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट्स में टूटती है। ध्यान से सुनना, इनफैक्टर अपना खेल खेल जाता है। मोल्स जिस रेशो में बढ़ते हैं उस रेशो में मोलारिटी बढ़ती है, बट क्योंकि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट टूटेगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम आयन और 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेट आयन बनेगा। इस वजह से तीनों की नॉर्मेलिटी भी सेम होगी। तो अगर मैं इसकी नॉर्मेलिटी निकालूं ना, नॉर्मेलिटी ऑफ Na2CO3, तो ये कितना हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर सॉल्ट के लिए उसका चार्ज होता है, तो ये 2, तो इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी 1.91 नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मेलिटी आएगी, मैं हट जाती हूँ, ये जो 1.91 नॉर्मल है, ये इसकी जो नॉर्मेलिटी है इनकी भी वही होगी। तो ध्यान से सुनना, अगर वो इस क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी पूछता तो सोडियम आयन की भी 1.91 होती है और कार्बोनेट आयन की भी 1.91 नॉर्मल होती। बट क्योंकि मोलारिटी पूछा है तो जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी में मोलारिटी बढ़ती है। याद रखना, बहुत काम की चीज है। स्टेटमेंट क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। सॉलिड ने घुलना है लिक्विड में और बनाना है सोल्यूशन। सॉलिड ने घुलना है लिक्विड में और बनाना है सोल्यूशन। तो किस बात पे डिपेंड करेगा? इसके नेचर पे। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यार घुलेगा नहीं घुलेगा, ढंग से घुलेगा नहीं घुलेगा, इसके नेचर पे। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। टेम्परेचर पे, उसका घुलना एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? नमक का घुलना एंडोथर्मिक होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ और घुलता है। NaOH का घुलना एक्सोथर्मिक होता है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। किस बात पे नहीं डिपेंड करेगा? प्रेशर पे। गैस थोड़ी है, सॉलिड का भी कोई लेना देना नहीं है प्रेशर से, लिक्विड का भी कोई लेना देना नहीं है प्रेशर से, तो काहे का प्रेशर? तो इस पे कोई डिपेंडेंस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। देखो यार, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन होता है, यही है हेनरीज लॉ। सबने रटा हुआ है, ठीक है। और ये भी याद है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट होती है। फिर वहीं पे एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ये इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। बोल दूं, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी
दूसरा क्वेश्चन बन गया ना। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। जनरली वाटर लिख दूं सीधा, जनरली वाटर में ही पूछेगा। जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझे? दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन बनाऊं? क्वेश्चन नंबर 3, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वुड इंक्रीज डिक्रीज स्टे कांस्टेंट। एक ये बन गया। एक अच्छा असर्शन रीजन का बनता है कि असर्शन है, मान लो कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेज इन वाटर ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इसका रीजन दिया है, आर में लिखा हुआ है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेज एंड इट्स द थर्मल एनर्जी में भी लिखा होगा क्योंकि वो एस्केपिज्म से उसको रिलेट करेगा। तो द थर्मल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट एस्केप्स क्विकली। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन और रीजन मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन है। तो कितने सारे क्वेश्चंस बन गए। एक स्टेटमेंट क्वेश्चन को देखा, फिर हमने इसी से सॉल्युबिलिटी को रिलेट किया 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 फिर हमने एक असर्शन रीजन बना दिया इसी तरह खड़े खड़े कि भाई देख, इस चीज का असर्शन रीजन भी तो बनता है। असर्शन में दिया होगा कि भाई क्या चल रहा है, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी इंक्रीज इन टेम्परेचर से, और उसके रीजन में लिखा हुआ है बिकॉज उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है, वो एस्केप कर जाती है। और सही बात है, इसीलिए तो ऐसा होता है। ठीक है जी। 3 तरह के सवाल बन गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग अ सोल्यूशन ऑफ 2 कंपाउंड्स ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर का क्या मतलब है? सारी बातें करेंगे। ए थे, बी थे, इनकी कुछ इंटरैक्शंस थी, जब मिलाया तो ए बी साथ में मिले, उन्होंने बोला मजा ही नहीं आ रहा। इनकी उतनी अच्छी इंटरैक्शन नहीं है। जितने स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए का ए के साथ था या बी का अपने भाई बहन बी के साथ था, उतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी का आपस में नहीं है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने अच्छे ही नहीं है, तो सोचो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा आसान होगा? इस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना मुश्किल होगा आसान होगा? आसान होगा। इजीली उड़ा देंगे इसको। उड़ा देंगे मतलब ढिशक्या नहीं, उड़ा देंगे मतलब वेपराइज कर सकते हैं हम, है ना। तो जब इसको मिक्स किया तो इनके इजीली वेपर्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से या टोटल प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होता है, इसीलिए हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। रिलेट हो रही है चीज़ें, धीरे धीरे चल रहे हैं हम। ए बी बढ़िया इंटरेक्शन भाई, बहुत बन रही है। आपस में बक नहीं बन रही। अब आपस में अगर बक चल रहा है तो हमारा फायदा है, ये थोड़े से टेम्परेचर पे उड़ जाएंगे ढंग से। तो हम एक्सपेक्ट जो कर रहे थे कि नहीं यार इनकी सिमिलर सी इंटरेक्शन होगी, बढ़िया, जितना हम सोच रहे हैं ना वैसा ही प्रेशर आएगा, पर वैसा नहीं आता। जो एक्चुअल प्रेशर होता है, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हाट वी एक्सपेक्टेड ओवरऑल वेपर प्रेशर। तो इन वेपर्स की वजह से प्रेशर, तो हमें लगता है कि अच्छा ये तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, ज्यादा उड़ गए ये। और ज्यादा क्यों उड़े? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर थे। ठीक है जी। तो ये सही बात है। अब अगर ऐसा था, सारे पॉइंट्स बता रही हूँ, तो इनके मिलने से, इनको एक दूसरे की शक्ल इतनी पसंद आ नहीं रही है, तो इनके मिलने से ये लोग खुश होंगे नहीं होंगे? अपना बढ़िया बढ़िया बैठे थे अपने भाई बहनों के साथ, आपस में मिला दिया कि अरे बात करो, नहीं करनी भाई, नहीं मजा आ रहे, तो नहीं अच्छा लग रहा, तो इनको साथ में नहीं बैठना है ना। तो जब हम मिक्सिंग करेंगे, तो क्योंकि इनको नहीं करना था वो मिक्सिंग, इनके लिए वो अच्छा रिजल्ट नहीं था, तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी लगेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग वुड बी ग्रेटर दैन 0। और क्योंकि उनको एक दूसरे की शक्ल नहीं पसंद, तो वो पास पास रहना चाहेंगे, दूर 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 दूर। तो वॉल्यूम का क्या होगा? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा या कम? सोच के बताना कमेंट सेक्शन में, वेट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and PB are the vapor pressures of pure liquid components A and B, okay जी, respectively of an ideal binary solution। Ideal है if mole fraction of A दिया हुआ है, the total pressure of the solution will be, total pressure of solution would be equal to partial pressure of A plus partial pressure of B। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही कहता है, सेम टेम्परेचर कंडीशंस पे। तो अब ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, राउल्ट्स लॉ लगाओ भैया, क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अच्छा इसने पी ए ऐसे दे दिया, चलो छोटा पी मान लेते हैं।
पी ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बिल्कुल सही। अब इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चाहिए। हाँ जी, फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसकी टर्म्स में चाहिए, इसको यूज कर लें। तो पी ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। थोड़ा सॉल्व करो यार, थोड़ा हाथ चलाना पड़ेगा। पी बी माइनस पी बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये है पी टोटल। तो पी टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन लेंगे, पहले पी बी लिख दें। पी बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर मैंने कॉमन लिया तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, पी ए माइनस पी बी। हो गया जी सॉल्व। तो ये आ गया ऑप्शन डी। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। assertion reason, I love such questions. Helium is used to dilute oxygen in diving apparatus. रटा हुआ है तुमने भैया, ताकि तुमको कौन सी बीमारी ना हो। कौन सी बीमारी होती थी डाइवर्स को? कमेंट सेक्शन में बताओ। स्कूबा डाइवर्स अगर ना लेके जाएं ट्राइमिक्स वाला सिलेंडर तो कौन सी प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा है? फ्रेंड्स सोच के बताना, ठीक है। हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द डाइविंग apparatus, बिल्कुल सही बात है। हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, सही बात है गलत बात है? मैम सॉल्युबिलिटी ब्लड में नहीं देखते थे? ब्लड में देखते थे, तो क्या ऑक्सीजन में सॉल्युबल नहीं है? बात सही है कि नहीं है ये बताओ। है यार, सारी गैसेस आपस में सॉल्युबल है। बेटर वर्ड बताऊं, डिफ्यूज हो जाती हैं। तो अगर कोई हमको बोले ये कितनी सही चीज है कि आर्गन इज सॉल्युबल इन ऑक्सीजन, हम मना कर सकते हैं क्या? हो तो रहे हैं, मिक्सचर बन तो रहा है। ये एयर जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सब घुली तो पड़ी है एक दूसरे में, राइट? डिफ्यूज्ड है ना एक दूसरे में। तो बात तो इसने बिल्कुल सही कही है। बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में ऐसा लगा था कि यार ये तो गलत बात हो गई, ये तो ब्लड में सॉल्युबिलिटी की बात होनी चाहिए, ऑक्सीजन में कहाँ घुलता है। शब्द उसके अलग है, मतलब तो उसका भी सेम है। डिफ्यूज होते हैं गैसेस, आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो हीलियम इज सॉल्युबल इन ऑक्सीजन, सही बात सही बात। पर क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है? नहीं। सही एक्सप्लेनेशन वो बेंड्स में जो ब्लड वाला है वो कि सॉरी, ब्लड में क्या होता है? ब्लड में भैया दिक्कतें होने लग जाती हैं, क्योंकि जब हम बिना ये ट्राइमिक्स सिलेंडर के जाएंगे तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे पानी में वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। हमारे ब्लड में जो है ये गैसेस डिजोल्व होने लगेगी। ऑक्सीजन तो चलो काम की है, नाइट्रोजन दिक्कत क्रिएट करेगी जब वापस आने लगेंगे, है ना? क्योंकि उसको एस्केप करना होगा जब बाहर का प्रेशर कम होगा। तो लेना देना हीलियम का ये था कि हीलियम की सॉल्युबिलिटी ही नहीं है ब्लड में, मतलब वो उसकी है ही नहीं, तो वो दिक्कत ही नहीं क्रिएट करेगा ना। वो अंदर जाते हुए भी नहीं घुलेगा तो बाहर आते हुए निकलने के लिए मचलेगा नहीं। तो सॉल्युबिलिटी की बात जो है वो ब्लड में होती थी। लेकिन ये स्टेटमेंट तो सही है, मेरी बात समझे? ये स्टेटमेंट सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सही बात बतानी है। इंफॉर्मेशन है इन ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन द मिक्सचर, उसका मिक्सचर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ठीक है। इन इथेनॉल एंड एसीटोन, इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है। हाँ जी, ये जो है ये आइडियल सोल्यूशन है, तो ये फॉलो करेगा राउल्ट्स लॉ। तो सोल्यूशन ए फॉलोज राउल्ट्स लॉ। बाकी दोनों जो है उसमें इंटरेक्शंस डिफरेंट टाइप के, तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, नॉट परफेक्टली फॉलोइंग राउल्ट्स लॉ। तो ये ऐसे शब्दों के साथ खेल सकता है, खिलवाना मत खुद को। अगला, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास भी। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम अ डाइल्यूट to concentrated or concentrated to dilute, from a region of higher osmotic pressure to lower osmotic pressure or lower to higher। सोच के बताना। पहला क्वेश्चन, मैं भी क्वेश्चंस लिख दूं पहले? इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है ना, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन वाला ये मेरा क्वेश्चन है, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट, ये शब्द। सॉल्वेंट, क्वेश्चन 2, सॉल्वेंट टू सोल्यूशन या सोल्यूशन टू सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 3, अपार्ट फ्रॉम दिस वन, हाँ, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर साइड टू
लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर साइड और वाइस वर्सा, और उल्टा। मैं हट रही हूँ स्क्रीन से। अब इसको 4 क्वेश्चन है तुम्हारे पास इस टाइम स्क्रीन पे, चारों सोचो, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट, एंड व्हेनेवर यू आर डन थिंकिंग देन यू कैन प्ले इट अगेन। तो मैं तो बोल ही रही होंगी आंसर, डू इट। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज। पानी ने जाना है, देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट पार्टिकल्स तो इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं, पानी ने जाना है। अब वो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, सवाल ये उठता है। पानी हमेशा वहां से वहां जाता है जहां पे पानी ज्यादा है से जाता है जहां पे पानी कम है, ये बात याद रखना। सॉल्वेंट उस साइड से दूसरी साइड जाता है जहां वो ज्यादा है, ठीक। तो मतलब हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक। ठीक है जी। तो कितने गया, फ्रॉम सोल्यूशन हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन ओनली, यहां से पास करता है दूसरी साइड। तो डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड, सही बात है। सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, जहां पे वो ज्यादा है वहां से वो दूसरी साइड जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म्स में बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ICRT। चलो मान लो सॉल्यूट सेम टाइप का है, ठीक है, तो आई की वैल्यू सेम हो जाएगी अगर सॉल्यूट सेम टाइप का है। तो पाई इज इक्वल टू ICRT, कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आएगा, टेम्परेचर सेम रख रहे हैं तो जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो पानी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाली साइड से मूव करेगा, कम से, लोअर टू हायर, उल्टा। 4 क्वेश्चन करा दिए एक ही सवाल में, आई होप समझ आई है बात। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस इसलिए कहते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। नेक्स्ट, 0.5 molar aqueous solution of a weak acid is ionized if Kf for water is इतना, the lowering in freezing point of the solution is, lowering in freezing point पूछा है, minus delta Tf पूछा है, minus delta Tf is equal to I into Kf into M। मोलालिटी भी दी है, Kf भी दिया है, I निकलवा रहा है ना। I कैसे निकालेंगे हम, HX है वीक एसिड, तो पार्शियली डिसोसिएट करेगा, H प्लस एक्वस प्लस X माइनस एक्वस बनाएगा, सही बात। अगर ये एक होता, कुछ नहीं टूटता, 1 माइनस अल्फा बचता, अल्फा बनता, एक से एक बनता है, अल्फा टूटेगा तो अल्फा बनेगा, एक से एक बनता है, अल्फा टूटेगा तो अल्फा बनेगा। तो टोटल कितने हो गए इक्विलिब्रियम पे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा विच वुड बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, सही बात, ठीक है। अल्फा की वैल्यू दी है, इसी एन टोटल को आई कहते हैं, आई कितना है 1 प्लस 0.2, 20% है ना, 20/100, तो 1.2। तो चलो जी, ये आ गया 1.2 इंटू KF इंटू M, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज इतना, व्हेन 15 grams of a non-volatile solute is dissolved, its vapor pressure decreased to, why have I given this question? Ma'am, we have done such questions, ये हमें easy लगते हैं, तो कोई रीजन होगा मेरा इजी क्वेश्चंस को भी रखने का, क्योंकि ये देखा हुआ है तो ये इजी लग रहा है। एक क्वेश्चन और बनता है, डिक्रीज्ड बाय, अंग्रेजी है और ये अंग्रेजी जो है यही काम खराब करती है। डिक्रीज्ड टू का मतलब है फाइनल प्रेशर दिया है, डिक्रीज्ड बाय का मतलब है डेल्टा पी दिया है। तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो 15 अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय 15 अपॉन मोलर मास प्लस 250 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन, यही फॉर्मूला होता है। तो P0 अपन को दिया है 121.8 माइनस P अपन को दिया है यहाँ पे, तो ये वाला क्वेश्चन तो रिलेटिवली इजियर लग रहा है कि भाई ठीक है, इसी को तो सॉल्व करना है बस, ये तो कर लेंगे, वैल्यूज पुट करके M की वैल्यू पूछी, M की वैल्यू हम उसको दे देंगे, नॉट सो टफ, बस कैलकुलेशन है थोड़ी। इंपॉर्टेंट चीज ये डिक्रीज्ड बाय पूछता, अगर लिखा होता डिक्रीज्ड बाय लेट्स से 2 mm ऑफ Hg, ये डिक्रीज्ड बाय 2 mm जो है डेल्टा पी दिया है, मतलब ये जो P0 माइनस पी है इसकी वैल्यू दी है, तो उस केस में तुम डायरेक्टली पुट करते कि P0 माइनस पी है 2
और पी नॉट है 121.8। फिर सॉल्व करते, मेरी बात समझे। दो तरह के क्वेश्चंस है, डिक्रीज टू डिक्रीज बाय में बहुत फर्क होता है, और ये गलती करवाता है, और जो ऑप्शंस बना रहा होता है उसको पता होता है गलती करोगे। मैं पेपर बनाती, मैं डिक्रीज बाय वाला देती, दिमाग चलता है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर kg solution of x in water is greater than equimolar solution. Molality of x is equal to molality of y. तो डेल्टा टी बी ऑफ x इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी ऑफ x, m लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी ऑफ y इज इक्वल टू आई ऑफ y ऑफ कोर्स इंटू के बी, वाई से क्यों लिखा मैंने, इसको ठीक कर दूँ मैं एक सेकेंड, आई ऑफ y इंटू के बी इंटू एम। मोलालिटी इसकी भी सेम है, के बी भी सेम है। तो बेसिकली ये लिया हुआ है कि इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पानी का तो सेम होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी है ना मेरे बच्चों, ये भी टी बी डैश माइनस टी नॉट बी। वो कह रहा है इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों भाई, जब के बी सेम मोलालिटी सेम, के बी सेम मोलालिटी सेम, तो बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब आई का रोल है वैन टॉप फैक्टर का, और ये डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, टी बी माइनस टी नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका वैन टॉप फैक्टर ज्यादा होगा। और वैन टॉप फैक्टर ज्यादा कब होता है, जब कोई चीज डिसोसिएट करती है। तो इसका मतलब x इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर। तो मैम y इज अंडरगोइंग एसोसिएशन, मे बी मे नॉट बी, वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन। y डिसोसिएट कर रहा है तो x ज्यादा करना चाहिए, फिर वो वाला कंपैरिजन हो गया, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। पर अपन को ये पता है कि x पक्का डिसोसिएट कर रहा है, पक्का, y का पक्का नहीं है। हो सकता है डिसोसिएट कर रहा हो पर कम कर रहा हो सकता है एसोसिएट कर रहा हो सकता है कुछ ना कर रहा हो, ग्लूकोज जैसी हरकतें हैं उसकी। तो हम x के बारे में पक्का पक्का बोल सकते हैं कि भाई ये पक्का डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है जी। ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलल aqueous solutions, which one will exhibit the largest freezing point depression? They have not asked you the largest freezing point. इन्होंने डिप्रेशन मैक्सिमम पूछा है किसमें है, तो माइनस डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जिसका वैन टॉप फैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि सेम कॉन्सेंट्रेशन है। तो सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो आई इसका होगा 2, अगर कंप्लीटली डिसोसिएट करे इसका होगा 5, क्योंकि ये 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस देगा, ये देगा K प्लस प्लस Cl माइनस, ये तो आई इसका 1 होगा, डिसोसिएट नहीं करेगा ये, और इसके लिए आई होगा 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, आई की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3। तो आई जिसका सबसे ज्यादा वहां डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। और क्वेश्चंस बनवाओ। Which of the following will have the highest freezing point? Not the highest depression. The highest freezing point. What's the difference? Socho. Pause the video. Think. What is the difference between highest depression and freezing point and the highest freezing point? क्या difference है? Highest freezing point का मतलब है जिसमें depression सबसे कम है, जिसका I सबसे कम उसमें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। इसका मतलब इन सब के मुकाबले उसमें फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा, जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होगा। मतलब अगर मान लो 0 होना चाहिए तो डिप्रेशन -1 -2 -3 -10 -20 ऐसे सोचो डिप्रेशन। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसकी होगी, जिसमें डिप्रेशन सबसे कम होगा, और वो होगा बेटा ग्लूकोज, ठीक है जी। बाकी ये हो गया रिवाइज, इसमें सारे टॉपिक्स हो गए हैं, और हर PYQ के साथ आई हैव ट्राइड टू गिव यू मोर क्वेश्चंस, मोर इंट्रीगिंग वंस, की और वो क्या पूछ सकता था जो हम फंस जाते, और नहीं फंसना है। तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सब्सक्राइब कर लो भैया, चैनल को नहीं किया तो, और कर लिया तो करवा दो यार औरों से। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीवन, बाय।